Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमिस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप बीकॉम स्टूडेंट हो, आपकी थर्ड सेमिस्टर में जीएसटी नहीं है, आप एनईपी में भी नहीं आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सिलेबस में अगर जीएसटी है, आप बीबीए कर रहे हो, आप बीकॉम कर रहे हो, कोई भी सिलेबस आप कर रहे हो, अदर देन आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सीए में जैसे कोर्स आप कर रहे हो, तो उससे छोड़ के अदर कोई कोर्स है ना, तो आप आराम से इस क्लासेस को फोकस कर सकते हो, इस क्लासेस को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, मैं इसे नॉर्मली जो जीएसटी का सिलेबस है ना, जीएसटी जैसे सिक्वेंशनली हमें पढ़ना चाहिए उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली तो मैं थर्ड सिलेबस मतलब एनईपी 2020 का जो थर्ड सेमिस्टर है उस सिलेबस के हिसाब से बना रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी सेमिस्टर के लिए इसे कंसीडर कर सकते हो। ओके, अब हमने जीएसटी में अभी तक क्या कवर किया है सर? अभी तक हम लोगों ने जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई तक कवर किया है। ओके, इसका जो पिछला क्लास था उसमें हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बोला था कि जीएसटी में अभी 3 चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है, जैसे एक है टाइम ऑफ सप्लाई, एक है प्लेस ऑफ सप्लाई और एक है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तीनों का इंपॉर्टेंस अपने हिसाब से अलग अलग है। जैसे कि टाइम ऑफ सप्लाई आपको क्यों पढ़ना है? टाइम ऑफ सप्लाई आपको इसी वजह से पढ़ना है सो दैट आपको पता चल सके कि जीएसटी आपको कब देना है, जीएसटी आपको कब देना है। सपोज मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है दिसंबर के महीने में, तो मुझे दिसंबर के महीने में जीएसटी देना है, जिसकी फाइलिंग मुझे करना पड़ेगा जनवरी 21 से पहले पहले, जनवरी 20 से पहले पहले, मतलब जनवरी के महीने में 20 से पहले पहले मुझे जीएसटी पेमेंट करना है। तो जीएसटी में ऐसा ही होता है। टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें कब गवर्नमेंट को टैक्स देना है, जीएसटी देना है, वो हमें पता चलता है। सिमिलरली जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि भाई कौन से स्टेट को आपको टैक्स देना है, आपके ऊपर कौन सी टाइप का जीएसटी लगेगा, आपके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा या फिर आपके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। यानी कि आपका जो ट्रांजेक्शन होगा, सप्लाई होगा, इज इट ए इंटरस्टेट सप्लाई और इज इट ए इंट्रास्टेट सप्लाई। तो इसीलिए हमें प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ना है कि हमें जीएसटी कौन से गवर्नमेंट को देना है, कौन से स्टेट के कौन सी गवर्नमेंट को हमें जीएसटी देना है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि हमें कितने रुपए के ऊपर जीएसटी देना है, हमारी जो इनवॉइस वैल्यू है वो कितना होना चाहिए। तो तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज क्या होता है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई हम पढ़ेंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोग ये सीखेंगे कि कब किस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या हमें पहले पढ़ना है सर? यहां पे दे रखा है मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, पहले वो देख लेते हैं। ओके, place of supply means the location where the supply of the goods or services is deemed to take place for the purpose of charging GST। place of supply का मतलब है कि ऐसा प्लेस जहां पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई हुआ है, सो दैट उस गवर्नमेंट को, उस स्टेट के या फिर उस एरिया के गवर्नमेंट को क्या मिल सके, टैक्स मिल सके। ओके, इट डिटरमाइंस वेदर द ट्रांजेक्शन इज ए इंट्रा स्टेट, यानी कि सीजीएसटी विद इन द स्टेट हुआ है या फिर आउटसाइड द स्टेट हुआ है। सो अगर इंट्रा स्टेट है तो आपको पता है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 2 टैक्स लगते हैं। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 2 टैक्स लगते हैं। अगर इंटर स्टेट हुआ है तो आईजीएसटी लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ना है। प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स द लोकेशन वेयर ए सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज डीम्ड टू टेक प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग जीएसटी। It determines whether transaction is intrastate, यानी कि whether CGST और SGST is arising or whether it is a interstate transaction where IGST liability is arising, right? अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्यों है? मैंने जब बताया था कि इस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ना है, देयर आर 4 पॉइंट्स। नंबर 1, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग वेदर द सप्लाई इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। पहले बात तो ये कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से हमें पता चलता है कि सर ये जो सप्लाई है, इज इट ए इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई। ठीक है, अच्छा सर इंटरस्टेट कब होगा, इंट्रास्टेट कब होगा? देखो, व्हेयर लोकेशन
where location of supplier, where location of the supplier and place of supply in the same state. जब सर लोकेशन ऑफ द सप्लायर, जब सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों, जब सप्लायर का लोकेशन एंड जब प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में है, तो उसे हम बोलेंगे क्या? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, उसे बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई सर हम कब बोलेंगे? जब प्लेस ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर, जो गुड्स बेच रहा है उसका लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों जब एक ही स्टेट पे हो, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर इंटरस्टेट कब बोलेंगे? इंटरस्टेट सप्लाई के लिए, इंटरस्टेट सप्लाई के लिए क्या दे रखा है? देखो, नंबर 1 लोकेशन ऑफ द सप्लायर, बहुत इजी है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट। लोकेशन ऑफ द सप्लायर and place of supply are in different state, जब सर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग अलग स्टेट में, तो उस ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। आप सबको पता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर हमारा CGST एंड SGST लगता है, एंड इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर हमारा IGST लगता है। तो यहां पे मैं बोलूं, पहला है हेल्प आइडेंटिफाई वेदर द सप्लाई इज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। सेकेंड नंबर ये बोलता है डिटरमाइन व्हिच टैक्स अप्लाइज, CGST, SGST और IGST। नंबर थ्री आपका क्या बोलता है? अवॉइड डबल टैक्सेशन को अवॉइड करता है। नंबर 4 क्या होता है? हेल्प इन करेक्ट फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न, करेक्ट GST रिटर्न फाइल करने भी मदद करता है। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि भाई कौन से स्टेट में आपको GST देना है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि वेदर यू हैव टू पे CGST और SGST और IGST, और जब आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइम में देना है, तो GST फाइलिंग आप आराम से कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स है प्लेस ऑफ सप्लाई का। पहला बेनिफिट है आइडेंटिफाइंग वेदर द सप्लाई इज ए इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई। डिटरमाइन व्हिच टैक्स इज अप्लाई, CGST, SGST और IGST। अवॉइड डबल टैक्सेशन, हेल्प इन करेक्ट फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न। तो ये सारे बेनिफिट्स है प्लेस ऑफ सप्लाई का। ठीक है, अब सर बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे निकालेंगे। देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स। गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, उसका अलग प्रोविजन है, एंड सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, उसके लिए अलग प्रोविजन है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स पहले बात करेंगे, उसके बाद सर्विसेज का हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स के। ओके, चलो तो पहले बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स में क्या आ रहा है? पॉइंट नंबर 1, वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब है कि भाई जहां पे गुड्स का मूवमेंट होता है, वेयर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज इन्वॉल्व, यानी कि अगर जब सप्लाई आप कर रहे हो, गुड्स जब आप सप्लाई कर रहे हो, तब गुड्स एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो जब गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? देखो, इफ गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू लोकेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रिसिपेंट। सर बहुत ही सिंपल है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको। ओके, आपने फ्लिपकार्ट में कोई चीज मंगाया, सपोज वो आ रहा है गुड़गांव से, आप रहते हो मुंबई में, ओके, या फिर आप रहते हो उड़ीसा में, आप उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल में रहते हो, आपने कोई सामान मंगाया, वो गुड़गांव से आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, गुड्स गुड़गांव से आएगा, आपकी मतलब फ्लिपकार्ट के थ्रू वो ट्रैवल करेगा, मतलब फ्लिपकार्ट के जो नॉर्मली डिलीवरी पार्टनर्स है उनके थ्रू वो ट्रैवल करेगा,
फिर डिलीवरी पार्टनर आएगा और आपके डोर स्टेप पे आके आपको डिलीवरी कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है, गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है, यानी कि गुड्स एक जगह से दूसरे जगह आ रहा है। ठीक है, गुड्स आपके पास आ रहा है चल के, ठीक है, आपने ऑर्डर दे दिया, गुड्स आपके पास आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जहां पे गुड्स का सप्लाई, जहां पे गुड्स का ट्रैवलिंग टर्मिनेट हो गया ना, जहां पे गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो गया मतलब बंद हो गया, दैट प्लेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कि आप जिस स्टेट में रहते हो या फिर आप जिस सिटी में रहते हो वहां पे आपके गुड्स का सप्लाई जो है वो मतलब जो ट्रैवलिंग है, मूवमेंट है, वो बंद हो गया। इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई आप जिस सिटी में रहते हो वही सिटी होगा और आप जिस स्टेट में रहते हो वो स्टेट होगा। ठीक है, तो देखो, इफ गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर गुड्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहा है, अगर गुड्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहा है, इफ गुड्स इन्वॉल्व्ड मूवमेंट, इफ गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन वेयर मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपेंट। लोकेशन where the movement of the goods terminate मतलब जहां पे गुड्स का मूवमेंट बंद हो गया, where movement of the goods terminate for delivery to the recipient। एग्जाम्पल ले लो, गुड्स सेंड फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, दिल्ली। तो आपने गुड्स जो फ्लिपकार्ट वगैरह में आप मंगाते हो ना, फ्लिपकार्ट वगैरह में आपने गुड्स मंगाया, तो वो गुड्स सपोज किसी अदर स्टेट से आपकी स्टेट में आ रहा है, फिर डिलीवरी पार्टनर लाके आपकी डोर स्टेप पे डिलीवरी कर रहा है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, जिस स्टेट में आप रहते हो जहां पे गुड्स की डिलीवरी बंद हो गया, दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अच्छा, अब सर बात करते हैं कि जब गुड्स की डिलीवरी नहीं होता है तो उस केस में क्या करेंगे। देखो, where the goods are delivered to a third person on direction of another person, okay, bill to ship। अच्छा, क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि गुड्स कोई पेमेंट कोई और करता है लेकिन डिलीवरी किसी और को मिलता है, पेमेंट कोई और करता है लेकिन डिलीवरी किसी और को मिलता है। ठीक है, तो उस केस में गुड्स जब एक थर्ड पर्सन को डिलीवर किया जाता है ऑन डायरेक्शन ऑफ द अनदर पर्सन, जो बायर है जो पेमेंट कर रहा है, ठीक है, जो बायर है जो पेमेंट कर रहा है उसके डायरेक्शन पे, जो बायर है जो पेमेंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन पे अगर गुड्स किसी थर्ड पर्सन को मिल रहा है तो लोकेशन मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ द पर्सन हु गिव्स द डायरेक्शन। अब एक एग्जांपल देता हूं, देखो सपोज मैंने दिल्ली से कोई गुड्स मंगाया है, मैंने दिल्ली से गुड्स ऑर्डर किया। ओके, दिल्ली में एक शॉप है, सपोज ABC शॉप, वहां से मैंने क्या किया, मैं रहता हूं मुंबई में, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड रहती है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। ठीक है, अब तीनों चीज ले लो कि मैं रहता हूं मुंबई में, बायर जो है जो पेमेंट करेगा वो कहां पे, जो बायर है वो मुंबई में, ठीक है, जो सेलर है वो दिल्ली में। मैंने दिल्ली वाले शॉप को ऑर्डर दिया, कि भाई मेरे गर्लफ्रेंड के लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट, एक हैंडबैग, ठीक है, मेरे तरफ से आप क्या करो भुवनेश्वर में डिलीवरी कर लो। ठीक है, मैंने, या फिर आप सोचो कि भुवनेश्वर में ही वो शॉप है, सपोज शॉप भी आप दिल्ली क्यों लोगे, भुवनेश्वर ले लो, मेरी गर्लफ्रेंड भुवनेश्वर में रहती है, पास के एक अच्छे से शॉप वाले को मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि भाई देखो मुझे क्या करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को एक बर्थडे में गिफ्ट देना है, ठीक है, मुझे एक हैंडबैग उसे देना है, तो आप काम करो, आप एक हैंडबैग, उसका ये एड्रेस है, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ एडवांस, मतलब मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर लेता हूँ, आप वो हैंडबैग क्या करिए डिलीवर कर लीजिए इस एड्रेस पे, मेरी गर्लफ्रेंड के एड्रेस में। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, गुड्स मूवमेंट हो रहा है बट गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए थर्ड पर्सन, गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए थर्ड पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द बायर। बायर जो है, बायर के डायरेक्शन के हिसाब से गुड्स एक थर्ड पर्सन को डिलीवर किया जा रहा है। तो उस केस में सर क्या होगा, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, आंसर इज प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जो बायर है, जिसके डायरेक्शन पे गुड्स सप्लाई किया जा रहा है उसका लोकेशन। तो यहां पे सप्लायर का लोकेशन कौन सा है, भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा, जो बायर है मेरा लोकेशन कौन सा है, मुंबई है। तो सर यहां पे कौन सा टैक्स लगेगा, IGST लगेगा, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट सप्लाई होगा। देखो क्या लिखा है, where the goods are delivered to a third person, where the goods are delivered to a third person on direction of another person,
तो द प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द पर्सन हु गिव्स द डायरेक्शन टू डिलीवर। जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, जो पर्सन डायरेक्शन दे रहा है, उसका जो प्लेस है वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि मेरा जो लोकेशन है वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल, ए मुंबई ऑर्डर्स बी पुणे टू डिलीवर गुड्स टू सी नागपुर। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? मुंबई होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर सी क्या बोल रहा है? वेयर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। जहां पे गुड्स की मूवमेंट नहीं होता है तो उस केस में सर क्या करेंगे? जहां पे गुड्स की मूवमेंट नहीं होता है, जहां पे आप खुद जाते हो गुड्स लाने के लिए, जैसे आपकी शॉपिंग मॉल हो गया, वहां पे आप जाते हो, गुड्स की मूवमेंट नहीं होता। आप ऑनलाइन चीजें खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट पे, जहां पे गुड्स की मूवमेंट होता है, लेकिन आप शॉपिंग मॉल गए, शॉपिंग मॉल से आपने कोई सामान खरीदा, वहीं पे आप पेमेंट करते हो, तो क्या होगा? देखो, वेयर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पे गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? लोकेशन वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जिस टाइम पे आपको डिलीवरी मिला उस टाइम पे गुड्स कहां पे था। तो बेस्ट एग्जांपल यहां पे है कि आप एक शॉपिंग मॉल गए, शॉपिंग मॉल में जाके आपने क्या किया? एक शर्ट खरीदा। ओके, एक शर्ट आपने देख लिया, वहां पे गुड्स की डिलीवरी नहीं हो रही, मतलब गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही, गुड्स वहीं पे जिस जगह पे उसे होना चाहिए। आपने खरीदा, आपने बिल दिया, तो जिस मोमेंट पे आपको डिलीवरी दिया गया वो होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। आप किसी शॉप में गए, आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, आप जाके वहां पे खाना खाया, आपको फूड्स वगैरह सर्विंग किया गया, तो गुड्स की डिलीवरी वहीं पे, गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिस प्लेस पे आपको डिलीवरी दिया गया वो होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा सर, अगर गुड्स ऐसा है जिसे इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि एसी वगैरह है, ठीक है, जैसे कि कोई मशीन वगैरह है, तो जहां पे गुड्स की इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ता है, जहां पे गुड्स को इंस्टॉल और असेंबल किया जाता है, जॉइंट वगैरह जिससे गुड्स को बनाया जाता है, जहां पे, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा सर? देखो, वेयर द असेंबल और इंस्टॉलेशन ऑफ द गुड्स एट साइट। सपोज कोई बेड है, मैंने एक बेड खरीदने के लिए बोला है कारपेंटर को, उसने बोला ठीक है हम लकड़ी वगैरह ले जाएंगे, ट्रैवलिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे, आपके सामने आपके घर में आपके लिए बेड इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है, आपका असेंबली वही करेंगे, ठीक है, आपकी जो बेड है वो सिर्फ वहीं पे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा हो जाएगा सर? प्लेस होयर द गुड्स आर इंस्टॉल और असेंबल। जहां पे आपने गुड्स का इंस्टॉलेशन और असेंबल किया वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर किसी भी गुड्स का, जैसे नॉर्मली ये मशीनरी के केस में होता है, अगर किसी भी गुड्स का आपने इंस्टॉलेशन या फिर असेंबल किया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस गुड्स का क्या होगा? जिस जगह पे इंस्टॉलेशन और असेंबली किया गया। ठीक है, चलो, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड वेयर गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस। अच्छा, अगर आपने कोई गुड्स कोई बोर्ड और कन्वेंस में छोड़ा है, मतलब कोई गाड़ी में अगर आपने गुड्स वगैरह सेंड किया है, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस। ओके, एक गाड़ी में अगर आपने गुड्स वगैरह ट्रांसफर किया, जैसे ट्रक वगैरह में गुड्स ट्रांसफर किया जाता है ना, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा सर? लोकेशन वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन द बोर्ड। तो जिस जगह पे गुड्स लोडिंग किया गया ना, जिस जगह पे गुड्स उस कन्वेंस में डाला गया वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप किसी कन्वेंस में, किसी ट्रक वगैरह में, किसी लॉरी वगैरह में गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो उस टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? जब आप गुड्स उस कन्वेंस में डाल रहे हो ना, उस ऑन द बोर्ड कर रहे हो उस कन्वेंस में, वो प्लेस जिस जगह पे आपने गुड्स डाला वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या दे रहा है देखो, गुड्स सोल्ड इन ए फ्लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स आर लोडेड। ओके, देखो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल दे रखा है कि आप फ्लाइट में जा रहे हो और फ्लाइट में आपको कुछ गुड्स मिला, जैसे कि चॉकलेट वगैरह हो गया, जैसे कि आपको कुछ मतलब ग्रीन टी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिला। ठीक है, आप एक फ्लाइट में जा रहे हो, आपको मतलब मिड एयर में रास्ते में जब जा रहे हो, बीच फ्लाइट में आपने बोला कि मुझे चॉकलेट्स चाहिए, और एयर हॉस्टल वालों ने आपको चॉकलेट दिया, लेकिन आपसे चार्जेस भी ले रहे, ठीक है, फ्री में नहीं दे रहे, तो चार्जेस वगैरह ले रहे, चॉकलेट वगैरह आपको दे रहे, आपको फूड वगैरह दे रहे, आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कॉफी वगैरह दे रहे, तो उस केस में उस गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? जहां से कन्वेंस आया है ना, जहां से कन्वेंस में गुड्स डाला गया, दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, अगर सर गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है तो उस केस में सर क्या होगा? गुड्स का अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है तो सर उस केस में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? देखो,
अगर गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ही आसान है। नंबर 1, अगर इंपोर्ट हुआ है तो लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, जो इंपोर्टर जो चीजें मंगा रहा है उसका जो लोकेशन है दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया, वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अगर गुड्स का आप इंपोर्ट कर रहे हो तो लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर इज प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया, जिस जगह को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सपोज मैं गुड्स का मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, मैं चाइना से गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं इंडिया में, ठीक है, तो उस केस में लोकेशन क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस जगह पे मैं लोकेशन कर रहा हूं, मैं चेन्नई का बंदा हूं, मैं चाइना से चेन्नई गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं, तो चेन्नई विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, जहां पे मैं गुड्स मंगा रहा हूं। लेकिन अगर मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मैं चेन्नई पोर्ट से गुड्स यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा हो जाएगा, लोकेशन आउटसाइड इंडिया, जिस जगह पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो सर ये है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स की अगर मैं बात करूं तो बस इतना ही प्रोविजन है। सर हमें बस इतना ही पढ़ना है, बिल्कुल इतना ही पढ़ना है। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट प्लेस ऑफ सप्लाई इन डिफरेंट सिचुएशन इन केस ऑफ गुड्स, तो आपको ये सारा का सारा चीजें लिखना है। ठीक है, तो होपफुली आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज के बारे में। प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज की केस में कैसे होता है वो हम लोग बात करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, मैं बोलूं इससे इजी चैप्टर कुछ हो ही नहीं सकता। सो आपको बस ध्यान से पढ़ना है, वीडियोज को पूरा देखना है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।